हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा के लिए ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है अब तक जो पूछा गया है उसका डिस्कशन करेंगे। और ये जो बुक है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा इसका पूरा डिस्कशन किया गया है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इसलिए इसका चर्चा करेंगे क्योंकि ये बुक में जितने सारे क्वेश्चन हैं और पूछे जाने की जो संभावना है वो इसमें दिया हुआ है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देर ना करते हुए, और इसका जो सीरीज है हम यानी कि 20 से 25 मिनट या 30 मिनट हो सकता है, छोटा छोटा सीरीज को आगे बढ़ा यानी कि रेगुलर जारी रखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए ज़रूर देखिएगा। तो देर ना करते हुए और स्टार्ट करेंगे। और अभी एक यूलोटेरिया का नया वॉल्यूम 1 सेट प्रैक्टिस आ गया, वो भी स्टार्ट हो चुका है और उसका पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाता है आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। तो अब देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि क्षत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। अब नृत्य से जितना भी सारा क्वेश्चन एराइज हो सकता है देख सकते हैं आप। अब देखिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है जी कि सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य शैली है। उसके बाद कह रहा है यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में एक है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 8 है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या का कितना है, तो 8 है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि भरतनाट्यम। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा भरतनाट्यम जो यानी कि नृत्य है कहाँ का है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। और ये भी शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद बात करेंगे कि इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना गया है। यानी कि कहेगा कि सबसे प्राचीन नृत्य जो 8 नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, उसमें सबसे प्राचीन नृत्य कौन है, तो भरतनाट्यम हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा कि यानी कि भरतनाट्यम यानी कि इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया जाता था। कौन नृत्य को? यानी कि भरतनाट्यम को। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद कह रहा है कि इसके जो कलाकार हैं कौन कौन है, भरतनाट्यम के जो कलाकार कौन कौन है। तो क्वेश्चन इस तरीका से पूछता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस क्षेत्र से, तो भरतनाट्यम। किससे हो जाएगा? भरतनाट्यम। उसके बाद कहेगा सोनल मानसी का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कि रुक्मिणी देवी का संबंध है भी भरतनाट्यम। उसके बाद बोलेगा मृग यानी कि मृगनयलिनी साराभाई का संबंध भी भरतनाट्यम से। तो ये जितना सारा था किससे संबंधित था? भरतनाट्यम से था। तो अब उसके बाद बात करेंगे कुचिपुड़ी। तो क्वेश्चन पूछेगा जी कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखें कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। क्वेश्चन पूछेगा कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है किस नृत्य से है, तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी से है। और कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। उसके बाद बात करेंगे कि इसके जो कलाकार हैं यानी कि कुचिपुड़ी का कौन कौन है, तो क्वेश्चन पूछेगा यामिनी कृष्णमूर्ति का भी संबंध किस नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी से है। उसके बाद बोलेगा कि लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध भी कुचिपुड़ी से है। उसके बाद राधा रेड्डी एवं राधा यानी कि राधा रेड्डी कहेगा तो कुचिपुड़ी से, और राजा रेड्डी कहेगा तो ये भी कुचिपुड़ी से ही संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तीसरा नृत्य की बात करेंगे तो ओडिसी की बात करेंगे तो यह उड़ीसा में प्रचलित नृत्य कला है, यह प्राचीन शैली है ना। उसके बाद बात करेंगे कि इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए नर्तक ईश्वरीय प्रस्तुत करते हैं। किस नृत्य में? तो ओडिसी नृत्य में। और बात करेंगे इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, ओडिसी के प्रमुख कलाकार हैं कौन कौन है, तो इसके प्रमुख कलाकार हैं सोनल मानसी का संबंध कहेगा किससे है, तो ओडिसी से है। उसके बाद कहेगा कि रानी कर्ण का संबंध किससे है, तो ओडिसी से है। उसके बाद बात करते हैं चौथा जो नृत्य है कथकली, कहेगा कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा केरल का है। कहाँ का है? केरल का। और ये भी शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद बात करेंगे कि कथकली से संबंधित कलाकार कौन कौन है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि बलालतोल नारायण मेनन का संबंध किससे, तो कथकली से। कहेगा उदय शंकर का संबंध किस नृत्य से है, तो कथकली से। कहेगा कृष्ण नायर का संबंध किससे है, तो कथकली से। और मृगनयलिनी साराभाई का संबंध भी कथकली से। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब बात करते हैं कथक। क्वेश्चन कई बार पूछा, कहेगा कथक नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा उत्तर भारत का, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक शब्द का अर्थ यानी कि कथा को नृत्य के रूप में कथन कर यानी कि करना है। प्राचीन काल में कथक को क्या कहा जाता, किस नाम से जाना जाता था, कुशीलव के नाम से जाना जाता था, कुशीलव के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पूछेगा किस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा कथक। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं पूछता है क्वेश्चन, जैसे हम पूछेगा बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो कथक से है। उसके बाद लक्ष्मण महाराज का संबंध कथक से है। उसके बाद सुखदेव महाराज का संबंध कथक से है। सितारा देवी का संबंध कथक से है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि गोपी कृष्ण का संबंध कथक से है, शोभना राय का संबंध कथक से है, मालविका सरकार का संबंध भी कथक से है। तो इस तरीका से कथक से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन है जो यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन से और सारा क्वेश्चन उसके फैक्ट के रूप में टूट सकता है, तो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मणिपुरी जो नृत्य है, तो मणिपुरी कहेगा क्वेश्चन में कि भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कौन, मणिपुरी भी है। और इसका नाम, इसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ से, तो मणिपुर से। मणिपुरी नृत्य कहाँ का, मणिपुर के नाम पर ही पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है। कहेगा किस नृत्य हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, तो मणिपुरी हो जाएगा, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का प्रमुख है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस नृत्य में राधा और कृष्ण के यानी कि प्रेम प्रसंग का प्रमुख है जी, तो मणिपुरी नृत्य में है। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि अमली सी का संबंध किस नृत्य से है, तो मणिपुरी से है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि अतंब सी का संबंध मणिपुरी से है। क्वेश्चन पूछेगा नल कुमार सी का संबंध मणिपुरी से है, सविता मेहता का संबंध मणिपुरी से है। कहेगा क्वेश्चन में कलावती देवी का संबंध मणिपुरी से है। उसके बाद बोलेगा कि झावेरी बहनी का संबंध मणिपुरी से है। उसके बाद बोलेगा गोपाल सी का भी संबंध मणिपुरी से है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट नृत्य की बात करेंगे तो नेक्स्ट नृत्य में क्या कर रहा है, हाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। ये दो शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफी लोकप्रिय है। क्वेश्चन पूछेगा मोहिनीअट्टम का संबंध, तो मोहिनीअट्टम केरल से हो जाएगा। मोहिनीअट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है, मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी के रूप में हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके, याद रखिएगा। उसके बाद मोहिनीअट्टम के जो कलाकार हैं क्वेश्चन पूछता है कौन कौन है, तो कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम से। उसके बाद भारती शिवाजी मोहिनीअट्टम से, रंगिनी देवी मोहिनीअट्टम से, हेमा मालिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोहिनीअट्टम से। श्री देवी का भी संबंध मोहिनीअट्टम से था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 7 हो गया। और एक सतरिया जो लोक नृत्य था, तो 8 है, टोटल 8 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंदरी में हो जाएगा। कहाँ, सिंदरी में हो जाएगा, जो झारखंड में पड़ता है। तो देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं और सारे फैक्ट की। तो फैक्ट की हम बात करते हैं तो देखिए भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था। कहाँ, रानीपेट, रानीखेत नहीं, रानीखेत पश्चिम बंगाल में, रानीपेट जो तमिलनाडु में खोला गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फैक्ट करा है भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, यानी कि उत्पादक में भी तीसरा और उपभोक्ता में भी तीसरा है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे तो कह रहा है चीन, अमेरिका और भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों मुख्य उत्पादक देश है। कहेगा क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य उत्पादक देश कौन कौन है, तो चीन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा और भारत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फैक्ट करा है यानी कि पोटेशियम फर्टिलाइजर की पूरी तरह से आयात किया जाता है, यानी कि मंगाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट करा है भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी तत्कालीन बिहार में की गई थी। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, कोक, भट्टी गैस, हाइड्रोजन
प्राकृतिक गैस, रॉक, फास्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का प्रयोग होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, कह रहा है बल्लारपुर यानी कि इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज और कागज उत्पादन क्षेत्र की कंपनी है। उसके बाद बात करेंगे, यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट फैक्ट कर रहा है क्वेश्चन में कि राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य में है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है तो और पूछे जाने की संभावना है, तो देखेंगे। कर रहा है किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। यानी कि समस्थानिक किसे कहेंगे, परमाणु क्रमांक समान रहेगा जबकि द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहेगा, समस्थानिक हो जाएगा, है ना। उसके बाद बात करेंगे यहाँ से, यहाँ पर हम देखते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन में कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो और परमाणु क्रमांक समान रहेगा, तो समस्थानिक देखते हैं। समस्थानिक तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या असमान हो, समस्थानिक कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3, पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जिसमें देखिए यहाँ पर समस्थानिक की बात कहा है तो परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए, तो परमाणु क्रमांक नीचे वाला को बोलते हैं, नीचे वाला को बोलते हैं, नीचे वाला को। तो देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो परमाणु क्रमांक समान है। और द्रव्यमान ऊपर वाला को बोलते हैं, द्रव्यमान ऊपर वाला को, तो देखिए द्रव्यमान असमान है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, असमान है। तो इसमें क्या होता है समस्थानिक में कि परमाणु क्रमांक समान, देखिए यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, परमाणु क्रमांक समान हो गया और द्रव्यमान अलग अलग हो गया, तो परमाणु क्रमांक समान कहेगा तो समस्थानिक हो जाएगा। तो ये समस्थानिक का यानी कि उदाहरण है। उसके बाद बात करेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, उसमें से एक ट्राइटियम है ना, जो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, कह रहा है कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है, जिसका समस्थानिक कितना है? 27 होता है। कितना? 27। और पोलैंड के नाम पर ये पोलोनियम तत्व का नाम था, ठीक है ना। और उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे समस्थानिक। तो हम बोले थे ये जो दिया हुआ है, हम बोले थे क्या कि समस्थानिक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक समान हो। तो देखिए यहाँ पर भी परमाणु क्रमांक 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक समान है तो समस्थानिक हो जाएगा। द्रव्यमान देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ 17 है, यहाँ 18, तो द्रव्यमान तो अलग अलग है लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो जाएगा, तो इसी को तो समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे इसे। और याद रखिएगा यानी कि 3 ऑक्सीजन के ही समस्थानिक है, ये तीनों किसका समस्थानिक है? ऑक्सीजन के ही समस्थानिक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो देखिए कह रहा है किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक यानी कि C14 का उपयोग किया जाता है, तो जानते होंगे। उसके बाद बात करेंगे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक क्वाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग परमाणु भट्ठी के यानी कि परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि घेघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, अब वो तो हो गया समस्थानिक, अब हम बात करेंगे संभारिक। तो देखिएगा संभारिक कहेगा ना तो याद रखिएगा द्रव्यमान समान रहेगा। अब कह रहा है तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु संख्या असमान हो। अब परमाणु जो संख्या रहेगा, परमाणु क्रमांक रहेगा, अलग अलग रहेगा, संभारिक कहलाएगा। संभारिक यानी कि देखिए ऊपर द्रव्यमान समान है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो ये भी 40 है, ये भी 40 है, द्रव्यमान समान हो गया। और देखिए परमाणु क्रमांक अलग अलग रहेगा, ये भी 18 है, ये 20 है, तो अलग अलग हो गया। तो देखिए जब परमाणु क्रमांक समान रहता था तो समस्थानिक बोलते थे, लेकिन जब द्रव्यमान समान है, ये भी 40 ये भी 40, तो ये क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान यानी कि भार समान है, याद रखिएगा भार समान है तो संभारिक कहेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे कि द्रव्यमान 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो समान है, यानी कि ये भी संभारिक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछता है, समस्थानिक जिसमें परमाणु क्रमांक समान रहेगा, और संभारिक में द्रव्यमान समान रहेगा, और एक बच गया समन्यूट्रॉनिक्स। समन्यूट्रॉनिक्स
तो सब न्यूट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान रहेगा। कह रहा है समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले परमाणु को सब न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। इनके लिए परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान A दोनों को मान भिन्न यानी कि भिन्न होता है, लेकिन A माइनस Z का मान समान होता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट सब न्यूट्रॉनिक्स में क्या होगा कि न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा। और न्यूट्रॉन निकलेगा कैसे, तो हम कहेंगे ऊपर वाला को द्रव्यमान बोलते हैं, नीचे वाला के परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो द्रव्यमान में हम परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो यह न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। क्या निकलेगा न्यूट्रॉन के, तो 7 में से 3 गया कितना बच जाएगा, ये 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 है द्रव्यमान, यहाँ पर 4 है क्या परमाणु क्रमांक, तो हम 8 में से 4 घटाएंगे, ये भी 4 आ जाएगा। तो देखिएगा यानी कि द्रव्यमान में हम परमाणु की संख्या घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आता है, यहाँ पर भी 4 आ गया, यहाँ पर 8 में भी 4 घटाएंगे तो ये न्यूट्रॉन की संख्या 4। तो देखिए यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान तो सम न्यूट्रॉनिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक्स। यहाँ पर भी देखिए न्यूट्रॉन की संख्या समान हो जाएगा। द्रव्यमान में हम परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। तो 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि यहाँ पर भी न्यूट्रॉन की संख्या समान यानी कि सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। जब परमाणु संख्या समान रहेगा समस्थानिक, जब द्रव्यमान संख्या समान रहेगा समभारिक, और जब न्यूट्रॉन की संख्या समान रहेगा सम न्यूट्रॉनिक्स। इतना ही याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उससे पूछने की संभावना रहेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण निम्नलिखित में से किस यानी कि सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुरु अंगद देव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु अंगद देव हो जाएगा। सिख धर्म की बात करेंगे तो इसमें टोटल कितना गुरु हुए थे, 10 गुरु हुए थे। और 10 गुरु में देखिए 10 गुरु की बात करेंगे तो पहला हो जाएगा गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, सातवां हर राय, आठवां हरकिशन, नौवां टेक बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। हम बात करते हैं गुरु अंगद देव के, तो गुरु मुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद के थे। इन्होंने यानी कि गुरु नानक द्वारा प्रारंभ किया गया था लंगर व्यवस्था, जो खाना खिलाया जाता था उसको अस्थायी बना दिया था। उसके बाद बात करेंगे कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे, ये भी जानते हैं आप सब। इनका जन्म आधुनिक नानकाना साहिबा पाकिस्तान के तालवंडी नामक स्थान पर कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 में। यानी कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ, 1469 में तालवंडी में हुआ था, जो पाकिस्तान में पड़ता। उसके बाद बात करेंगे कर रहा है सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव थे, जो सच्चा यानी कि पासा इनकी उपाधि दिया गया था, और अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे अर्जुन देव। अब अर्जुन देव की बात करेंगे तो अर्जुन देव के यानी कि हत्या करवा दिया था जहांगीर, करवा दिया था, एक खुसरो की सहायता कर दिए थे जिसके कारण। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, करा है कि 1589 में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हर मंदिर साहिबा का निर्माण कराया था। कौन, अर्जुन देव। उसके बाद बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था, ये सब सभी जानते हैं। करा 1666 में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किए थे। कहेगा खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे, तो 1699 में किए थे। उसके बाद बात करेंगे गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उसके बाद गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ के रचना किए थे, बिल्कुल। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि निम्न यानी कि वाक्य यानी कि वक्त वियोग पर विचार कर सही उत्तर को चयन कीजिए। करा क्वेश्चन में कथन में हम देख लेते हैं, करा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद करा हिमालय नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है। तो और उसका पुष्टि भी करता है, तो सही आंसर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर एक की पुष्टि करता है, सही है, तो 1 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इससे क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में टूटेगा, जो देखिए, तो हम बात करें भारत के अफवाह तंत्र। भारतीय यानी कि अफवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। ये बड़े भू आकृतियों की उद्विकास प्रक्रिया तथा यानी कि वर्षण की प्रकृति व लक्षण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं
तो बात करते हैं हिमालय यानी कि हिमालय अपरवाह। कह रहा है कि हिमालय यानी कि अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ। उसके बाद कह रहा है कि इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणिका शामिल है। कि करा हिमालय अपवाह में कौन कौन शामिल हो जाएगा, तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि द्रोणियाँ शामिल हैं। उसके बाद कह रहा है यहाँ की नदियाँ बारहमासी हैं, क्योंकि यहाँ क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण के यानी कि वर्षण दोनों पर निर्भर है। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है ये नदियाँ गहरे यानी कि महाखंडों से गुजरती है, जो हिमालय के यानी कि उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। उसके बाद बात करते हैं करा क्वेश्चन में कि महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने यानी कि पर्वतीय मार्ग में भी आकार के घाटियाँ यानी कि छिप्रिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती है। उसके बाद बात करेंगे कि कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए यानी कि कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में क्या करती है, जमा करती है, और बिहार का शोक कोसी नदी को ही कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ। हिमालय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र के प्रमुख हैं। इसमें सिंधु नदी तंत्र, यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणिका में एक है। कौन? सिंधु। गंगा नदी तंत्र, अपने द्रोणिका और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत के महत्वपूर्ण नदी है। और सिंधु की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थान मानसरोवर झील से ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नेक्स्ट फैक्ट कह रहा है यह नदी उत्तराखंड राज्य के, हम बात करते हैं किसका, गंगा नदी की बात करेंगे। तो गंगा नदी की हम बात करेंगे तो यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है। ये यानी कि यहाँ पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो विश्व के सबसे बड़ी नदियाँ में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चेम्यूडुंग ग्लेशियर यानी कि हिमनद में है। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और जिसका अर्थ होता है शोधक। उसके बाद बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी क्रॉस करती है यानी कि इन करती है, तो किस दर्रा से? तो यंगयाप दर्रा से इन करती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि कह रहा है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 4 राज्यों के हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 राज्यों को हो जाएगा। हम बात करते हैं, कह रहा है किसी भी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्यों की मान्यता जरूरी है। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा जी, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता कौन प्रदान करता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे, कह रहा है राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें, क्या क्या शर्त है जो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधान चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का जितना डाला गया है वास्तविक वोट यानी कि वैध मत का, उसका 6% प्राप्त करना जरूरी है। यानी कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्त है, तो याद रखिएगा कि लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी है, ये भी सही है। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीट जितनी होगी है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे
उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है लोकसभा में 2% सीटें हो, यानी कि लोकसभा में 2% सीट भी हो और एक कम से कम 3 यानी कि विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो, ये भी शर्त होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ, तो 324 से 329 में वर्णित है, याद रखिएगा। और हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ध्यान दीजिएगा वर्तमान की बात कर रहा है, तो हम बात करते हैं वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के जो संख्या अब 6 हो गया है। इससे पहले 9 था, याद रखिएगा 9 हो गया था, लेकिन तीन पार्टी को यानी कि दर्जा समाप्त कर दिया है, याद रखिएगा 3 राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा समाप्त कर दिया है। तो वर्तमान में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की संख्या, इसमें तो 9 दिया हुआ है जबकि चेंज हो गया है, याद रखिएगा अब वर्तमान में 6 है। कितना है? 6 है, यानी कि कह सकते हैं कि 10 अप्रैल 2023 को 3 पार्टी की मान्यता रद्द कर दिया है। और कौन किया था? तो भारत के चुनाव आयोग किया था। तो याद रखिएगा वर्तमान में कितना है? 6 है। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन है अभी वर्तमान में, तो याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी ये है, भारतीय जनता पार्टी यह है और इसका चुनाव क्या है? कमल है। उसके बाद बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये भी है, तो इसका चुनाव क्या है? पंजा है। उसके बाद बात करेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट दल हसिया और वाली ये भी है। उसके बाद बात करेंगे, देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसको रद्द कर दिया है, याद रखिएगा ये रद्द हो गया है। उसके बाद बात करेंगे, ये रद्द हो गया। उसके बाद बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी जो हाथी असम को छोड़कर, ये भी है अभी राष्ट्रीय, यानी कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल में मान्यता प्राप्त है इसको भी। उसके बाद बात करेंगे, ये भी रद्द हो गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी रद्द हो गया है, याद रखिएगा ये भी रद्द हो गया। उसके बाद बात करेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये भी रद्द हो गया है, याद रखिएगा 3 गो रद्द हुआ है। कौन कौन? एक तो हो गया यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये रद्द हो गया है। उसके बाद बात करेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी रद्द हो गया। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये भी रद्द हो गया है। तो वर्तमान में याद रखिएगा 6 यानी कि कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। और एक और कौन है? तो बात करेंगे एक नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये भी है। उसके बाद आम आदमी पार्टी, ये भी है। तो टोटल 6 है। 3 यानी कि अभी वर्तमान में 6, इससे पहले 9 हो गया था और उससे पहले 8 था लेकिन 9 हो गया, लेकिन फिर 3 को रद्द कर दिया, तो वर्तमान में 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम यानी कि सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कृषि ऋण हो जाएगा। भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो कह रहा है भारत में सहकारी आंदोलन के प्रारंभिक चरण यानी कि 1904 से 1911 ईस्वी है। उसके बाद 1903 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद बात करेंगे तो सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण यानी कि संशोधन कब? 1912 से 18। प्रारंभिक चरण था 1904 से 11 और दूसरा था 1912 से 18। इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 यानी कि अधिनियमित कर वर्ष 1904 अधिनियम के दोषों को क्या कर दिया था? दूर कर दिया था। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है नींबू बाजुगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा। क्या होगा? सिंधु नदी। नींबू बाजुगो नामक बांध सिंधु नदी पर लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। उसके बाद कह रहा है, तो इससे जितना सारा फैक्ट को हम देख लेते हैं और ये बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है। कह रहा है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है, यानी कि इसमें 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है और इसका निर्माण 1863 में हुआ था।
किसका निर्माण 1863 में हुआ था? कोयना परियोजना का, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि पेरियार या मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित है, याद रखिएगा। यह एक गुरुत्वीय बांध है। इस जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे कि भारत के कुछ नदी घाटी परियोजना निम्न है, जिसमें भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है कौन? भाखड़ा नंगल परियोजना। उसके बाद बात करेंगे कि पोंग बांध परियोजना तो ब्यास नदी पर है, और इस पर जो क्रियान्वित किया गया है ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहेगा क्वेश्चन में उकाई परियोजना तो उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं करा क्वेश्चन में कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो इसका जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा। मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की अब बात कर लेते हैं। करा क्वेश्चन में कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि है, बिल्कुल सही है। करा जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति यानी कि अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है, तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती है, बिल्कुल सही है। और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? घटेगा, जिसे क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि जब कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था में यानी कि अवस्था कहलाती है। उसके बाद हम बात करेंगे तो कह रहा है कि मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति की अवस्था, ये भी सही है। उसके बाद बात करेंगे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं। तो दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा यानी कि अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया था। समता सैनिक दल किया गया था। स्वतंत्र मजदूर संघ किया गया था। द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया किया गया था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो क्या करा है? दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा नहीं किया गया था, बिल्कुल नहीं किया गया था। उसके बाद कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1920 में दी ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया था। उसके बाद कह रहा है कि 1924 में बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना किए गए थे। उसके बाद समाज समता संघ की स्थापना किए गए थे, ये भी सही है। उसके बाद 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किए थे। उसके बाद भारतीय रिपब्लिक पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना किए थे, कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं करा क्वेश्चन में कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अब यानी कि अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या किया गया है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संबोधित प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 19 में 6 तरह का स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 में। उसके बाद 19 के बी में शांतिपूर्व एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता किस में है? बी में है। और 19 के सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 19 के डी में क्या है? तो यानी कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। उसके बाद 19 के ई में क्या है? तो देश में किसी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता क्या है। और 19 के जी में क्या है?
तो जी फॉर जीविका हो जाएगा, यानी कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने का स्वतंत्रता 19 के जी में। 19 के ई में कहेगा तो किसी क्षेत्र में निवास करने, उसके बाद डी में कहेगा तो किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं और तो ये करा है नोट में, करा है मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार था। मूल संविधान में 7 था लेकिन वर्तमान में 6 है। और 19 के एफ था जो संपत्ति का अधिकार था, वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तो पहले 7 था मौलिक अधिकार, अब वर्तमान में 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी के अधिकार कर दिया गया है और इसको अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, याद रखेगा। तो यहाँ से जरूर 2 क्वेश्चन याद रखेगा। कहेगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार के संख्या 7, वर्तमान में 6। मूल अधिकार के संख्या कितना? मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार यानी कि मूल संविधान में 7 था, जबकि वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। और मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में 10 था, कितना था? 10 था, वर्तमान में 11 है। याद रखना जरूरी है।